आप सभी का स्वागत है बच्चे। हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम अपने एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल। तो अब बात अगर हम आर्टिकल की करते हैं दोस्तों, है ना, तो आप जानते हैं आर्टिकल्स किन शब्दों को बोलते हैं ना, किन शब्दों को आर्टिकल बोला जाता है, आप बहुत अच्छे से बखूबी जानते हैं। ए, एन और द, ठीक है। ए, एन और द, इन्हीं एक्सप्रेशंस को बच्चे हम लोग क्या बोला करते हैं? आर्टिकल बोला करते हैं। अब ये आर्टिकल है क्या, इनका फंक्शन क्या है, एक बार बताएंगे मुझे जल्दी से? किसी को पता है कि आर्टिकल्स सेंटेंसेस में क्या कुछ फंक्शन किया करते हैं भाई? बताएं फटाफट से कमेंट करके। सर, आसमान चित्रा हुआ, लाइव क्लास देखने आया हूं मतलब? आसमान चीरते हुए? अच्छा, आसमान चीरते हुए लाइव क्लास देखने आया हूं, देख रहे हो बच्चों को? देखिए, आर्टिकल की बात अगर हम करें तो आर्टिकल हम उन शब्दों को बोलते हैं बच्चे जो नाउन से पहले यूज होकर उसको डिटरमाइन करने का काम करते हैं। इसीलिए डिटर्मिनर के तौर पर भी हम लोग इनको डिस्कस करते हैं, डिटर्मिनर का ही पार्ट है, ठीक है। और ये हमेशा और हमेशा नाउन के पहले यूज किए जाते हैं और उनको डिटरमाइन करने का काम करते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड, हाँ वो बात की बात है ना। कॉन्सोनेंट की अगर मैं बात करूं तो कॉन्सोनेंट वावल साउंड को बाद में देखेंगे, पहले आर्टिकल की बात करनी है हमें, ठीक है ना। और आर्टिकल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। वो दो पार्ट्स क्या है? उन दो पार्ट्स को हम लोग जानते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक इनडेफिनेट। आर्टिकल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वन इज डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा हुआ बच्चे इनडेफिनेट आर्टिकल। वन इज डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। दो पार्ट्स में हम लोगों ने आर्टिकल को डिवाइड कर दिया, डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है। अब ये डेफिनेट शब्द नाम से ही क्लियर है आपको, जो चीज डेफिनेट होगी उसको डेफिनेट बोला जाएगा ना। डेफिनेट का मतलब निश्चित और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है। तो समझते हैं इसको ही। अब डेफिनेट जो आर्टिकल होते हैं वो कितने होते हैं, इनडेफिनेट क्या होते हैं, जानेंगे इसको। लव यू बेटे, लव यू ऋषि, बहुत ध्यान से समझना है। डेफिनेट जो आर्टिकल होते हैं ना वो दो होते हैं। वन इज, आपको सर ये तो सेम लिख दिया आपने, हाँ। अब सेम लिख दिया तो अलग अलग क्यों लिख रहा हूं फिर मैं? समझते हैं। ये स्पेलिंग से भले ही सेम है, बट साउंड से ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन के तौर पर यूज किए जाते हैं, है ना। इसलिए मैंने दो बार लिख दिया, वैसे ये एक ही है, ठीक है ना। स्पेलिंग तो एक ही आप देख रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दा, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, दी, ठीक है। वन इज दा एंड वन इज दी, ठीक है। तो दा और दी अगर बात की जाए तो इनके साउंड में क्या डिफरेंस है, कब दा बोला जाएगा कब दी बोला जाएगा, इसको भी जानते हैं हम लोग अभी, है ना। और इंडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं दोस्तों? इंडेफिनेट आर्टिकल हुआ करता है आ और एन। डेफिनेट आर्टिकल दा या दी, है ना। और इंडेफिनेट आर्टिकल आ और एन हुआ करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये डेफिनेट है और इंडेफिनेट है, इसको भी आगे समझेंगे, पर बेसिक सी चीज जो आप ऑलरेडी जानते हैं मैं वो बता रहा हूं। जो ये आ का यूज किया जाता है भाई, कॉन्सोनेंट साउंड वाले शब्दों के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड वाले शब्दों के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बच्चे? आ या फिर एन का यूज किया करते हैं, ठीक है। सॉरी, आ का यूज करते हैं। और ये जो वॉवल साउंड वाले शब्द हैं उनके लिए हम लोग एन का यूज किया करते हैं, ठीक है। एक बार देखेंगे इसको, है ना।
प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक ले लो बेटे, सारी बुक बढ़िया होती है। सर आपको ब्लेजर में मनी हाइस्ट के प्रोफेसर लग रहे हैं, भाई चलो खैर, मनी हाइस्ट के नहीं पर प्रोफेसर तो नहीं बेटे। आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेट और इंडेफिनेट दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डेफिनेट का मतलब निश्चित, निश्चित चीजों के लिए आप दा या दी का यूज किया करते हैं, ठीक है। इंडेफिनेट आर्टिकल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, आ और एन। आ का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के लिए और एन का यूज वॉवल साउंड के लिए। कॉन्सोनेंट साउंड एंड वॉवल साउंड मेरे भाई हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। जब प्रीपोजिशन की बात हुई थी तो हिंदी के जो स्वर है ना से मैच कर जाए किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग साउंड तो वो वॉवल साउंड होगा, अदरवाइज वो कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है। दा और दी में भी क्या डिफरेंस है? सेम वही डिफरेंस है, कॉन्सोनेंट साउंड वॉवल साउंड वाला। अगर हम दा बोल रहे हैं इस लिखे गए एक्सप्रेशन को तो तब बोलेंगे जब ये कॉन्सोनेंट साउंड वाले शब्दों के साथ यूज होगा। जब ये शब्द कॉन्सोनेंट साउंड वाले शब्दों के साथ यूज होगा तो दा बोलेंगे, और वॉवल साउंड वाले शब्दों के साथ होगा तो इसको हम लोग दी बोलेंगे, ठीक है। बात समझ पाए? एक बार नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम ये भी जानेंगे डेफिनेट क्या होता है और इंडेफिनेट क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, सर ये डेफिनेट इंडेफिनेट का मतलब क्या है ना। हिंदी मीनिंग तो समझ में आ गया, बट समझेंगे कैसे कि कोई चीज डेफिनेट है या फिर इंडेफिनेट है। एक बार आप इसको नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 3 शब्द होते हैं, ए एंड दा, ठीक है, जिसको हमने दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डेफिनेट और इंडेफिनेट। डेफिनेट में आ जाता है दा या दी, ठीक है, और इंडेफिनेट में आता है आ और एन। कॉन्सोनेंट साउंड एंड वॉवल साउंड के तौर पर इनमें डिफरेंस है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। डेफिनेट का हिंदी मीनिंग होता है निश्चित और इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। वॉवल साउंड होनी चाहिए, वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, हमें उस वर्ड का साउंड देखना है बच्चे। हमें शब्दों के साउंड से मतलब है, शब्द वॉवल से शुरू है या कॉन्सोनेंट से शुरू है उसका कोई लेना देना नहीं है। अरे देखो जैसे भाई एक डॉग है, डॉग से पहले मैंने ये यूज कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे? डॉग का साउंड कैसा है? कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दा डॉग, दा कैट, है ना, दा लायन। और अगर मैंने ऐसा बोल दिया एलिफेंट, तो अब हम इसको सॉरी दा नहीं दी एलिफेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? दी एलिफेंट, ठीक है, दी अम्ब्रेला, दा अम्ब्रेला नहीं, ठीक है। चलिए डेफिनेट होंगे। अब आपके माइंड में तुरंत आएगा एक चीज, अरे सर एलिफेंट के साथ तो हम एन का यूज करते हैं। भाई एलिफेंट के साथ आप एन का भी यूज कर सकते हो और दी का भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पर। अगर वो डेफिनेट है, अगर डेफिनेट है तो दी लगाना, और इंडेफिनेट है तो एन लगाना, ठीक है। अब यही तो समझना है डेफिनेट और इंडेफिनेट कैसे समझना है हमें। देखो भाई, डेफिनेट आप उस चीज को बोलेंगे, डेफिनेट निश्चित उस चीज को ही तो बोलोगे आप। डेफिनेट हम उसको बोलेंगे जब जो बात स्पीकर लिसनर दोनों को पता हो। स्पीकर को भी पता है उसके बारे में और लिसनर को भी पता है, सुनने वाले को, जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, बोलने वाले सुनने वाले दोनों को उसके बारे में पता है दोस्तों। तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? वो डेफिनेट है। क्या है मेरे बच्चों? डेफिनेट है। सर आपकी तबीयत ठीक है अब? हाँ बेटे ठीक है। क्यों खराब लग रही है क्या? बहुत ध्यान समझना। तो डेफिनेट उसको बोलेंगे जहां पर स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो, ठीक है। और इनडेफिनेट की अगर मैं बात करूं, अब इनडेफिनेट किसको बोलेंगे भाई? इनडेफिनेट किसको बोला जाएगा? इनडेफिनेट के तीन केसेस आ जाएंगे, है ना, इनडेफिनेट के तीन केसेस आ जाएंगे भाई। देखो, स्पीकर लिसनर, इनडेफिनेट उसको बोलेंगे भाई स्पीकर को ना पता हो, लिसनर को पता हो। जो स्पीकर को तो नहीं पता बट लिसनर को पता है, इनडेफिनेट है वो चीज। जो स्पीकर को तो पता है बट लिसनर को नहीं पता, इनडेफिनेट। तीसरा केस, ना तो स्पीकर को पता हो ना ही लिसनर को पता हो किसी चीज के बारे में। अगर दोनों में से किसी एक को भी नहीं पता ना तो वो इंडेफिनिट है, और दोनों को नहीं पता तो इंडेफिनिट ही है। बट अगर किसी एक को भी नहीं पता, देखो यहां पर स्पीकर को नहीं पता लिसनर को पता है, इंडेफिनिट, ठीक है। स्पीकर को पता है बट लिसनर को नहीं पता, इंडेफिनिट। स्पीकर को नहीं पता लिसनर को भी नहीं पता तो भी क्या हो जाएगी चीज? इंडेफिनिट, ठीक है। समझ पा रहे हैं? देखो देखो बहुत सिंपल सी भाषा में बताता हूं, मानकर चले ये इसको ऐसे समझते हैं। मैंने कहा प्लीज ब्रिंग ब्लैंक चेयर फ्रॉम आपको इनमें ए एन दा फिल करना है, ए एन और दा इनको फिल करना है। एक बार कोशिश करो, क्या करोगे आप? एक बार ए एन दा इसमें फिल करना है, देखते हैं कैसे क्या करोगे।
ऑप्शन है ए एंदा है ना। अब देखिए क्या क्या हो सकता है। मानकर चले यहां पर एक ये क्लास है, एक ये क्लास है और एक ये क्लास है, इसमें ये चेयर्स है। ठीक है, और ध्यान से समझना बच्चे, रटने से चीजें नहीं काम आएंगी। प्लीज ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम द रूम। अब वही 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 मैं बता रहा हूं, सबके आंसर गलत हो सकते हैं, सबके आंसर ठीक भी हो सकते हैं। हमें चीजों को समझना है, रटना नहीं है। देखो बाय द वे, मान लें रूम कितने हो, 3 हो, ठीक है, और प्रत्येक रूम में आप देख रहे हैं अलग अलग चेयर्स हैं। तो क्या ऐसा कहा गया आपसे कि किसी खास किसी डेफिनेट रूम से चेयर लेकर आओ? नहीं, कोई से यहां पर 2 लोग खड़े हैं, उसने एक को आदेश दिया कि जाओ रूम में से चेयर ले आओ, है ना। तो इसका मतलब कौन से रूम से आएगी? आप कहोगे सर कोई से भी आ सकते, इससे भी, इससे भी, इससे भी, ऐसा कोई डेफिनेट नहीं बोला गया। तो प्लीज ब्रिंग आ चेयर फ्रॉम अ रूम। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल, कोई से भी रूम में से कोई सी भी चेयर ले आओ, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं। बाय द वे, रूम तो हो दोस्तों एक, रूम एक ही है। जब रूम एक है तो वो डेफिनेट हो गया अपने आप में। भाई जब कहीं पर रूम ही एक है तो वो अपने आप में डेफिनेट हो गया। चेयर कई सारी, कोई सी भी चेयर ले आओ। तो दूसरा सिचुएशन ये भी तो बन सकता है, आ और दा वाला। ये भी तो बन सकता है कि नहीं बन सकता? बाय द वे रूम एक ही हो, चेयर काफी सारी हो, तो रूम तो डेफिनेट हो गया, चेयर कोई सी भी ले आओ। फिर तीसरा केस ये भी तो बन सकता है, रूम भी एक हो, चेयर भी एक हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आएगा? प्लीज ब्रिंग द चेयर फ्रॉम द रूम। सारी पॉसिबिलिटी है या नहीं है बच्चे? सारी की सारी पॉसिबिलिटी बनी या नहीं बनी दोस्तों? तो वही है कि चीजों को समझना है, डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है। जैसे मैंने कहा, आई मेट ब्लैंक बॉय लास्ट नाइट। अब मैं किसी से मिला हूं, स्पीकर हूं मैं, स्पीकर को तो पता है क्योंकि भाई मैं तो उस लड़के से मिला हूं ना, बट आपको थोड़ी पता है वो लड़का कौन था। मैंने कहा कि कल मैं एक लड़के से मिला, मुझे बताओ। स्पीकर को पता है, जी हाँ स्पीकर को पता है, बट लिसनर आपको नहीं पता कि मैं किस लड़के से मिला। तो स्पीकर को पता है, लिसनर को नहीं पता। ऐसी चीज क्या होगी? इंडेफिनिट और इंडेफिनिट है, तो आर्टिकल भी दोस्तों यहां पर क्या आएगा? इंडेफिनिट आएगा। इसीलिए ही हम लोग यहां पर क्या यूज करते हैं? आई मेट अ बॉय लास्ट नाइट, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो डेफिनेट वही चीज होती है बच्चे जो स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है। जैसे कि मैं कहूं माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट तो वर्ल्ड में एक ही है भैया, इकलौता ही है, तो सभी को पता होगा, लिसनर को भी और स्पीकर को भी। ऐसा थोड़ी कि मैं माउंट एवरेस्ट की बात कर रहा हूं। ये डेफिनेट है, एक ही है। और अगर ऐसा है तो उससे पहले डी का यूज करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि माउंट एवरेस्ट आप किसी और पहाड़ को भी बोलोगे, नहीं, एक ही पहाड़ है। तो जो डेफिनेट होगा उससे पहले डी लगाना, और जो इंडेफिनेट होगा उससे पहले ए या एंड। साउंड के मुताबिक हम लोग उसका यूज कर देंगे, ठीक है। ये समझ में आया सभी को? डेफिनेट और इंडेफिनेट में डिफरेंस क्या है ना। डेफिनेट और इंडेफिनेट में क्या डिफरेंस है बच्चे? ये समझ में आ गया सभी को? अरे बोले भाई फटाफट से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। चेयर वाले में सारे ऑप्शन करेक्ट है, हाँ। ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, ये वाली भी बन सकती है, और ये तीनों के एग्जांपल लेके तो बताया मैंने आपको। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाँ ए और एन की। दूसरा, उससे पहले एक चीज और मैं बताऊं आपको, ये जो ए और एन का यूज है ना, ए और एन का यूज जो हम करते हैं वो मेरे बच्चे हमेशा एक सिंगल यूनिट के लिए करते हैं, है ना। ए का भी यूज और एन का भी यूज, दोनों का यूज मेरे भाई हम लोग एक सिंगल यूनिट के लिए करते हैं, किसी एक चीज के लिए, है ना। चाहे ए की बात करें या एन की बात करें, वो हमेशा चीजों को एक दिखाएगी, एक को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। दा और जो ये दा है, ये एक को भी दिखा सकता है और एक से ज्यादा को भी दिखा सकता है। दोनों तौर पर इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, बट ए और एन का यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? सिंगल चीज के लिए करेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले हम लोग अपने ए और एन को ही समझने की कोशिश करते हैं कि ए और एन का क्या क्या यूज है, ठीक है। यूजेस ऑफ ए और एन, ठीक है। ए और एन का यूज कहां कहां पर करते हैं, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। कहां कहां पर आप ए और एन का यूज मेरे भाई करेंगे? तो ए और एन का यूज काफी जगह पर किया जाता है भाई। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले ये देखें, क्योंकि ए और एन किस चीज को दिखाता है? एक को, और एक को तो वन भी दिखाता है। तो वन वर्सेस ए और एन, क्या डिफरेंस है भाई? ये भी एक को दिखा रहा है, ये भी एक को दिखा रहा है ना। जैसे मैंने कहा, आई हैव ब्लैंक कार, आई हैव ब्लैंक कार, तो यहां पर आप आई हैव वन कार बोलोगे या फिर आई हैव आ कार बोलोगे? भाई दोनों का ही तो मतलब एक है ना। वन का मतलब एक होता है और ए और एन का भी मतलब एक ही होता है। तो यहां पर हम क्या यूज करें? आई हैव वन कार बोले
या फिर आई हैव आकार बोले, विच वन इज करेक्ट? चाहूंगा एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं। बहुत ही सिंपल है, बचपन से यूज करते आ रहे हो तो इस तरह के सेंटेंस, है ना, बताएंगे। ये बोलना अच्छा लगता है, चलो जी, अच्छा लगता है तो मान लेते हैं आपकी बात है। आई हैव आकार ही बोलेंगे, आई हैव वन कार बोलना यहां पर गलत है, अवॉइड करेंगे। तो एक चीज याद रखना, जब हमसे स्पेसिफिकली नंबर की बात की जाए, स्ट्रेस दिया जाए किस पर? नंबर पूछने पर। जैसे अगर मैंने क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी कार डू यू हैव, हाउ मेनी कार डू यू हैव, अगर मैंने क्वेश्चन पूछा है आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, तब जो आप रिप्लाई दोगे ना वो नंबर स्पेसिफिक होगा, है ना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मेनी कार, है ना, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, तब आप आंसर जो दोगे ना, तब आप क्या बोलोगे? आई हैव वन कार। तब आकार नहीं बोल सकते, तब आपको क्या बोलना होगा? वन कार। जब नॉर्मली आपने बताना है, जैसे आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन अपने बारे में बता रहे हो कि भाई मैं ये हूं वो हूं, ठीक है ना, आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ सन, इस तरह से बताएंगे, ठीक है। बट अगर मैं पूछूं कि आपके कितने बच्चे हैं और आपका बच्चा एक ही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या बोलोगे? वन का यूज करोगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो वन का यूज तब करेंगे जब हमें नंबर को स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा 1,000 से ज्यादा लोग होंगे, अब 1,000 के लिए वन का यूज करें या फिर आ का यूज करें? ओवर 1,000 पीपल या फिर ओवर 1,000 पीपल? जब नंबर की बात कर दी जाएगी बच्चे, ओवर एक नंबर को दिखाता है, तो इसीलिए वन का आप लोग यूज करेंगे। आशा करता हूं ये बात क्लियर होगी, इजी है। चलो जी, बिफोर एनी बिफोर एनी सिंगुलर नाउन, क्या कहा हमने? ए या फिर एन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इसका यूज हम लोग किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ कर सकते हैं। आइए जी, इसी सिलसिले में एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने कहा ही गेव मी ब्लैंक, ही गेव मी ब्लैंक एडवाइस। तो अब एडवाइस की अगर मैं बात करूं, तो एडवाइस का जो साउंड है वो तो क्या है? वॉवल साउंड है, ए वाला। तो यहां पर क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए था। बट दोस्तों यहां पर एन का तो यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो एडवाइस है ना, नो डाउट ये सिंगुलर है, ये नाउन भी है, बट एक चीज है, ये कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। जबकि हमें कैसा नाउन चाहिए? जबकि हमें कैसा नाउन चाहिए होता है मेरे बच्चे? काउंटेबल। तो ए और एन का यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही कर सकते हैं, है ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, है ना, इसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो ही आप उससे पहले ए और एन का यूज करेंगे, अदरवाइज रिक्वायरमेंट ही नहीं होती ए और एन की, ठीक है। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का यूज नहीं करेंगे। अगर करना ही है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। इसका यूज कर सकते हैं बच्चे, अ पीस ऑफ एडवाइस, इसका यूज आप करेंगे। ही गेव मी दी एडवाइस, ना बच्चे दी भी नहीं आएगा, दा तो तब आता है ना जब डेफिनेट केस हो। डेफिनेट थोड़ी उसने मेरे को सलाह दी, आपको थोड़ी पता है क्या सलाह दी है ना। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम कोई आर्टिकल ही यूज नहीं करते, अवॉइड करते हैं आर्टिकल्स का यूज। तो हमेशा एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही क्या करेंगे? यूज करेंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा देखकर, बिफोर एनी एडजेक्टिव, किसी भी एडजेक्टिव से पहले यूज किया जा सकता है ए और एन का, ठीक है। जैसे कि एक स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, शी इज अ ब्यूटीफुल। शी इज अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है, और उस एडजेक्टिव से पहले आप लोगों ने क्या लगा दिया? ए लगा दिया। भाई यही कह रहे हैं, बिफोर एनी एडजेक्टिव, किसी भी एडजेक्टिव से पहले यूज कर लो। हमने ब्यूटीफुल से पहले ए का यूज किया और पता लगा भैया तो अर्थ हो गया, ये तो यूज ही नहीं हो सकता। तो कैसे करेंगे? हमने तो यहां पर लिखा है, तो याद रखना, किसी भी एडजेक्टिव से पहले तब यूज हो सकता है ए और एन, व्हेन द एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जब उसके बाद एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होगा ना, सिर्फ तभी
उस एडजेक्टिव से पहले ऐसा आर्टिकल यूज हो सकता है, अदरवाइज नहीं। जैसे कि शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो अब इस गर्ल से पहले ब्यूटीफुल का यूज किया गया है, या ब्यूटीफुल के बाद एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है, तब जाकर ये ए और एन का यूज करेंगे। अगर ए यूज पूछ लिया जाए कि किसके लिए हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है, तो आप कह सकते हो यूज वो गर्ल के लिए हुआ है, बट पोजीशन उसकी बनेगी ब्यूटीफुल से पहले है। साउंड भी ब्यूटीफुल का ही चेक करेंगे, ठीक है। एक और देख लेते हैं। मोनिका इज एन मोनिका इज एन इंटेलिजेंट। आप कहोगे सर गलत है, क्योंकि इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले ए और एन तब तक नहीं आ सकता जब तक उस इंटेलिजेंट के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन ना हो। मोनिका इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट से पहले इंटेलिजेंट है, कह सकते हैं इंटेलिजेंट के बाद एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आप उससे पहले ए और एन का यूज कर सकते हो। अब एक चीज देखना, आया वो स्टूडेंट के लिए है एन, बट साउंड जिससे पहले यूज होता है ना उसी का चेक करेंगे। तो इंटेलिजेंट का साउंड जो है वो वॉवल था, इसी वजह से हम लोगों ने यहां पर क्या यूज कर लिया बच्चे, एन का यूज कर लिया, ठीक है। तो मोनिका इज इंटेलिजेंट, या तो ऐसा बोले, या फिर मोनिका इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। स्टूडेंट आएगा तब एन का यूज कर सकते हो, है ना, या गर्ल भी होता तो भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बिफोर एनी एडवर्ब, अजीब सा लगता है कि एडवर्ब से पहले सर ए एन का क्या मतलब। देखो मैंने कहा राहुल इज अ वेरी, तो आप कहोगे सर सेंटेंस इनकम्प्लीट है, ये वेरी किसके लिए आया पहले तो ये देखे, है ना। वेरी एक एडवर्ब है, एडवर्ब कहीं ना कहीं किसी वर्ब के लिए आता है या फिर एडजेक्टिव के लिए आता है ना। तो ये तो अभी तो इनकम्प्लीट है, तो एटलीस्ट हमें इसके बाद क्या यूज करना होगा, इसके बाद क्या यूज करना होगा बच्चे, याद रखना, वेरी रिच। अभी यूज कर सकते हो भाई, राहुल इज अ वेरी रिच, गलत है, आपको अभी भी ए यूज नहीं कर सकते, राहुल इज वेरी रिच बोलेंगे। तो याद रखना एडवर्ब से पहले तब यूज होगा व्हेन द एडवर्ब इज फॉलोड बाय एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव इज फर्दर फॉलोड बाय सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो वेरी रिच पर्सन अगर हम लोगों ने यूज किया तो आप देख रहे हैं वेरी के बाद रिच आया, रिच के बाद पर्सन आया, तो इस पर्सन के लिए ए का यूज बिल्कुल जायज है, अदरवाइज तो गलत था, ठीक है। तो कुल मिलाकर मॉरल ऑफ द स्टोरी ये समझ में आ रही है कि भैया ए और एन का यूज एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा। अगर उससे पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले ए एन लगा दो, और उस एडजेक्टिव से पहले अगर एडवर्ब आ गया तो उस एडवर्ब से पहले लगा देना, ठीक है। जैसे मैंने कहा अजय अजय इज अजय इज एन एक्सट्रीमली देख रहे हो एक्सट्रीमली के बाद नॉटी आया, नॉटी के बाद बॉय आया, बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके लिए ए एन में से कुछ आ जाएगा, ठीक है। बट साउंड किसकी चेक होगी, एक्सट्रीमली की, इसीलिए हम लोग एन का यूज करेंगे। साउंड जिस वर्ड से पहले यूज हुआ है उसी की चेक की जाएगी, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। तो हमने क्या सीखा, तीन केसेस सीखे, और उन तीनों केसेस में एक ही बात समझ में आई कि एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही हम लोग ए और एन का यूज किया करते हैं ना। इसके अलावा भी कुछ और यूजेस हैं, आइए देखिए। फ्रैक्शन को इंडिकेट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए दोस्तों, क्वांटिटी और रुपीज को रिलेशन को दिखाने के लिए, जब एक वर्ब एक्ट्स एज अ नाउन। फ्रैक्शन को इंडिकेट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए, क्वांटिटी और रुपीज को रिलेट करने के लिए, जब कोई वर्ब नाउन की तरह काम करने लगे, है ना, वर्ब एक्ट्स एज अ नाउन, तो उस वर्ब से पहले हम, क्योंकि वो वर्ब नाउन बन गई, नाउन के लिए ही ए एन आता है। याद रखेंगे जो ये ए एन दा है ना, आर्टिकल्स जो है वो यूज सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किए जाते हैं, नाउन्स के लिए किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किए जाते हैं बच्चे, नाउन के लिए, ठीक है। अब फ्रैक्शन की बात करें तो देखो एक एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ना। जैसे मैंने कहा
I will wait for 1.5 hour. I will wait for 1.5 hour. फ्रीक्वेंसी की बात करें भाई, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? पी बाउ कह रहा हूं, पी बाई क्यू वाली फॉर्मेशन, अटा बटा जिसको हिंदी में बोलते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जिसमें हुआ करता है, वही हमारे फ्रैक्शंस बनते हैं। ठीक है, कोर्स कब एंड होगा मेरे बच्चे? अंकिता कब चाहते हो आप, मुझे बताएं। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए भी जैसे कोई काम कितने बार हो रहा है रिपीट, है ना, जैसे मैंने कहा आई गो फॉर अ वॉक वंस अ डे, ट्वाइस इन अ डे, थ्राइस इन अ डे, भाई मैं दिन में एक बार वॉक पर जाता हूं, कोई तो हो सकता है 2 बार वॉक पर जा रहा हूं, कोई हो सकता है 3 बार जा रहा हूं भाई, है ना। तो ट्वाइस अ डे या ट्वाइस अ वीक, है ना, वंस इन अ मंथ, मैं महीने में एक बार वैष्णो देवी जाता हूं। ठीक है, तो वंस इन अ मंथ ऐसा हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, क्वांटिटी एंड रुपीज, क्वांटिटी एंड रुपीज की अगर हम बात करें तो क्वांटिटी एंड रुपीज को किस तरह से डिनोट किया जाएगा? क्वांटिटी एंड रुपीज को किस तरह से डिनोट करेंगे दोस्तों, आओ देखते हैं, समझते हैं। एप्पल्स आर बीइंग सोल्ड ₹100 अ किलोग्राम। ये जो पर वाला आता है ना ऐसा, 100 रुपए किलो, रुपीज, ये जो ये आता है या पर लिख देते हैं PER। सर हाफ एन आवर नहीं होगा, अरे भाई मैंने हाफ एन आवर नहीं लिखा, 1.5 घंटा लिखा है भाई, इतना 1.5 घंटे की बात कर रहा हूं। आप कह रहे हो हाफ एन आवर, अरे हाफ एन आवर तो सिर्फ आधा घंटा हुआ, मैं तो 1.5 घंटे से 1.5 घंटा और वेट करूंगा यहाँ, ये कह रहा हूं। अगर आधा घंटा वेट करते तो हाफ एन आवर बोल देते, बट क्योंकि वेट कितनी देर कर रहे हैं, 1.5 घंटा कर रहे हैं, तो 1.5 आवर ऐसे तो बोलोगे दोस्त आयुष। तो इसी को दिखाने के लिए हम लोग क्वांटिटी, जैसे कोई कपड़ा है, जैसे कई बार आप लोग कुर्ता पजामा सिलवा रहे हैं ना, लड़कियां अपना सूट सिलवाती, सूट सलवार, तो उस सिलवाने से पहले वो कपड़ा खरीदा भी जाता है। तो अगर किसी लड़के ने कुर्ता पजामे के लिए कपड़ा लिया तो क्या कहते हैं, शर्ट के लिए कपड़ा लिया, पैंट्स के लिए लिया, तो वो क्या कहते हैं कि ये सब इतने रुपए मीटर है, ये जो कपड़ा है 200 रुपए मीटर है, 300 रुपए मीटर है, 200 रुपए में मीटर आएगा, क्वांटिटी इतनी आ जाएगी, तो 500 अ मीटर। पेट्रोल का प्राइस क्या है, 92 या 93 है, 90 मान लो मोटा मोटा, तो 90 रुपीज अ लीटर, है ना, 90 रुपए में, है ना, 90 रुपए में कितनी क्वांटिटी, 1 लीटर। तो इस तरह से बच्चों ऐसा रिलेट करके भी दिखाया जाता है दोस्तों। ठीक है ना, कभी कभी एक वर्ब ना नाउन की तरह काम करती है, उससे पहले भी एन लगाते हैं, जैसे कि एक तो यहां पर ही हम लोगों ने देख लिया, वॉक यहां पर नाउन के तौर पर यूज हुआ है, तो ए आएगा। चलिए एक और देखते हैं, आई नीड ब्रेक, है ना, आई वॉन्ट ड्रिंक, ही वेंट फॉर राइड। अब देखिए यहां पर ये जो ब्रेक है, इसके दो मीनिंग है, एक तो क्या है, तोड़ना, जब इसका मतलब तोड़ना होगा तो ये सेंटेंस में वर्ब की तरह काम करेगा, जब ब्रेक का मतलब आराम करने से है तो ये नाउन के तौर पर आएगा। ठीक है, ऐसे ही ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब पीना है तो ये वर्ब हो जाएगा, और ड्रिंक का मतलब कोई कोल्ड ड्रिंक से है या हार्ड ड्रिंक से है तो ये नाउन कहलाएगा। राइड का मतलब चलाना है किसी चीज को तो वर्ब, और घूमने, घूमने के सेंस में ये यूज किया गया है तो ये नाउन है। ठीक है, अब आपको देखना है आई नीड, क्या तोड़ना या आराम, आराम चाहिए तो इसलिए ए लगाओ, वर्ब है। आई वॉन्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, है ना, यहाँ ड्रिंक वर्ब है वैसे, बट नाउन की तरह काम कर रही है तो ए लगाओ। वी वेंट फॉर अ राइड, है ना, यहाँ पर भी ये वर्ब है, घूमने के तौर पर, है ना। तो जब भी कभी एक वर्ब सेंटेंस में यूज हो और काम करने लगे किसका, एक नाउन के तौर पर, जब भी एक वर्ब नाउन के तौर पर सेंटेंस में काम कर देगा तो फिर क्योंकि वो नाउन बन गया, इसीलिए उससे पहले ए और एन का हमें यूज करना होता है। देखो जैसे यहां पर भी हमने एक सेंटेंस देखा, आई गो फॉर अ वॉक, वॉक का मतलब होता है चलना, एक तो होता है चलना, जब चलना मीनिंग आएगा तो ये वर्ब होगा, और घूमने के तौर पर, सैर के तौर पर, यहां पर किसको दिखा रहा है, सैर करने के लिए, और सैर करने के लिए ये अपने आप में क्या होगा, फिर नाउन होगा, और नाउन है तो इसीलिए इससे पहले ए एन का यूज आप लोग करेंगे। ठीक है, आई होप ये जो ए एन का यूज है थोड़ा बहुत समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में कल कुछ और यूजेस भी हम लोग ए और एन के जानेंगे दोस्तों, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।